एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक चापलूस मंत्री आया। कहो, तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मैं पड़ोसी देश से आया हूँ। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है तो इच्छा हुई कि आपसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। आप जैसा राजा इस पूरी पृथ्वी पर नहीं, पड़ोसी राज्य भी आपकी प्रशंसा करता है। हाँ। क्या सचमुच पड़ोसी राज्य में भी हमारी प्रशंसा होती है? जी महाराज, आप जिस तरह से अनुशासित जीवन जीते हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको ये कहना उचित होगा कि आपने अपने मन को जीत लिया है। हाँ, मन को जीतने वाला? जिस राजा ने पूरे संसार का मन जीत लिया हो उसे ये मानना ही चाहिए कि वो मन का विजेता है। हाँ। राजा ने उस चापलूस मंत्री को ढेर सारा धन दिया और अपने दरबार में मंत्री का पद भी दे दिया। इतनी अधिक प्रशंसा सुनकर राजा में अहंकार आ गया कि उन्होंने मन को जीत लिया है। मैंने वो कर दिखाया जिसे कोई नहीं कर सकता। आखिरकार मन पर विजय प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। अपने इसी अहंकार को लेकर राजा सूर्य प्रताप गुरु के आश्रम में पहुंचे। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। कहो राजा, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? अब मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपके शिष्य ने वो कर दिया है जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। मैंने मन को जीत लिया है गुरुदेव। क्या आपने मन को जीत लिया है? हाँ, अब संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। मैं अजय हूँ गुरुदेव। संसार की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। सावधान वत्स, तुम्हारी बातों में अहंकार दिखाई देता है। ये अहंकार तुम्हारे पूरे राज्य और तुम्हारी क्षमताओं को नष्ट कर सकती है। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, यदि आपने अपने अंदर के अहंकार को खत्म नहीं किया तो आपके राज्य से धर्म भी नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव, मैं दृढ़ निश्चय करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मंत्री, हम सबसे ताकतवर हैं। अब हमें अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं महाराज, आप तो अजय हैं, अजय। हाँ। पड़ोसी देश को संदेश भेजो। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। यदि वो हमें राज्य से सटे हुए गांव को देने को तैयार हो तो बदले में हम भी उन्हें मनचाहा उपहार देंगे। आप इतने बड़े राजा हैं, आपको इस तरह मांगना शोभा नहीं देता। पड़ोसी राज्य पर सीधा आक्रमण कर देना ठीक होगा। आपकी जीत तो निश्चित है। पूरा राज्य हमारा हो जाएगा, हमारा। हाँ महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, ये नैतिकता के विरुद्ध है। महाराज, यदि वो हमारी बात स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे राज्य की जगहसाई होगी। हाँ। तुम ठीक कहते हो। सेना को सज्ज करो। हम जल्द से जल्द पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करेंगे। राजा ने पड़ोसी देश पर आक्रमण कर दिया और पूरा राज्य जीत लिया। आप एक महान राजा हैं महाराज। हमने पड़ोसी राज्य को हरा दिया। चलो अब हम अपने नगर चलते हैं। ये देखिए महाराज, पड़ोसी देश के पास कितना सुंदर घोड़ा है। इसे हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये हमारी जीत का
प्रतीक बनेगा। हाँ, राजा के आदेश पर मंत्री उस घोड़े को अपने राज्य लेकर आए। महाराज, घोड़ा इतना सुंदर है, इसे हमें अस्तबल पर सजा कर रखना चाहिए। इस सुंदर घोड़े को अस्तबल में रखकर विशेष सेवा प्रदान करो और साथ ही इसकी सजावट करो। राजा के कहे अनुसार घोड़े को अस्तबल में रख दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा घोड़े से मिलने पहुंचे। कहो शानदार घोड़े, तुम्हारी सेवा में कोई कमी तो नहीं? तुम तो काफी मजबूत हो गए हो। हाँ महाराज, ये काफी मजबूत घोड़ा है। मंत्री जी, हम इसकी सवारी करना चाहते हैं। राजा घोड़े को लेकर जंगल की ओर निकल गए। वे उत्तर दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। भला इतने घने जंगल में कौन विलाप कर रहा है? अरे, तुम कौन हो सुंदरी, जो इस प्रकार रो रही हो? महाराज, मेरा नाम कादम्बरी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न घर है न परिवार है। मैं आत्महत्या करने आई हूँ। नहीं नहीं, तुम हमारे राज्य के सीमा में हो, इसलिए स्वयं को सुरक्षित मानो। चलो, हम तुम्हें महल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारे राजा का आदेश है। राजा उस युवती को महल लेकर आए और वह महल में रहने लगी। वह बड़ी ही गुणी और सुंदर युवती थी। राजा को उस युवती से जल्द ही प्रेम हो गया। सुंदरी, तुम एक गुणी स्त्री हो। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो हमारे महारानी में होने चाहिए। क्या आप हमारी पत्नी और हमारे राज्य की महारानी बनना स्वीकार करेंगी? आपने एक साधारण स्त्री को अपने महल में स्थान दिया और अब अपने राज्य की महारानी बनाना चाहते हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार राजा ने इस युवती से विवाह कर लिया। राजा से विवाह करने के पश्चात कादम्बरी में बहुत ज्यादा घमंड हो गया। मैं इस राज्य की महारानी हूँ। यहाँ जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा अनुसार होगा। जी महारानी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। याद रहे, अगर मेरी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हुआ तो तुम सब महल से बाहर फेंक दी जाओगी। महल की जितनी भी पुरानी और बूढ़ी दासियां हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। किंतु महारानी जी, वो सभी विश्वास पात्र हैं और वर्षों से महल की सेवा कर रहे हैं। मेरा आदेश सर्वोपरि है। इस प्रकार महल में सभी विश्वास पात्र दासियां बाहर कर दी गईं। रानी ने राजा के मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप सबसे अच्छे राजा बनेंगे महाराज। किंतु मेरे सभी पुराने मित्र और सैनिक जा चुके हैं। क्या ऐसा करना ठीक था महारानी? महाराज, वे बूढ़े हो रहे थे। उनमें अब पहले जितनी शक्ति और बुद्धि नहीं थी। अब आपकी सेवा में सभी शक्तिशाली हैं। आप एक बुद्धिमान रानी हैं। एक दिन रानी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। महाराज, हमारे विवाह को काफी समय हो चुका है, किंतु हमने अभी तक कोई धर्म कार्य नहीं किया। किंतु हम तो रोज प्रजा को दान देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। भला इससे अधिक धर्म का कार्य क्या हो सकता है? महाराज, मेरी इच्छा है कि इस राज्य के सभी साधुओं को भोजन कराएं। किंतु क्या सभी साधु हमारे निमंत्रण पर एक साथ उपस्थित हो पाएंगे? आप राजा हैं महाराज, आपके आदेश को सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा।
इस प्रकार राजा ने रानी के कहने पर सभी साधुओं को भोजन करने का निमंत्रण भेजा। निश्चित समय पर राज्य के सभी साधु राजा के महल में आए। आइए आइए, आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। हम आपको अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। हाँ, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा सभी साधुओं को बिठाकर वे स्वयं सभी को भोजन परोसते। तभी वहां पर महारानी आ गई। मैं स्वयं साधु को अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। नहीं महारानी, ये संभव नहीं है। महारानी इस तरह सभी के सामने उपस्थित होकर कार्य नहीं करती है। महाराज, किंतु यह धर्म का कार्य है और आप धर्म का कार्य अकेले नहीं कर सकते। मैं स्वयं साधुओं को भोजन कराना चाहती हूँ। किंतु महारानी, मेरी इच्छा है महाराज, मेरी बात को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा करिए। क्या हुआ महारानी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये सभी साधु दुष्ट हैं। इन्होंने महारानी को गलत दृष्टि से देखा है। मैं चाहती हूँ आप इसी समय सभी को दंड दें। ये साधुओं का अपमान है महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। वे सभी धर्म ज्ञाता हैं। साधुओं का अपमान आपको बड़ा लगता है, किंतु एक स्त्री का अपमान बड़ा नहीं लगता। और किस प्रकार के पति हैं आप? पराये पुरुषों ने आपकी स्त्री पर दृष्टि डाली है और आप इस प्रकार खड़े हैं। इतना सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। तुम सभी दुष्ट साधु हो, ढोंगी हो। तुमने मेरी स्त्री पर नजर डाली। मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूँ। महाराज, स्वयं निमंत्रण पर बुलाकर इतना बड़ा अपमान। तुम्हारी स्त्री कुलच्छनी है और इसका दोष हमारे ऊपर डालती है। हम सभी इस समय तुम्हारे महल और तुम्हारे राज्य का त्याग करते हैं, त्याग। सैनिकों, इन सभी साधुओं को पकड़ लो। इन्हें यहाँ से जाने मत देना। नहीं महारानी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा अपमान हुआ है और मैं इन्हें दंड देकर रहूंगी। जिस राज्य में राजा नहीं किंतु एक मूर्ख स्त्री शासन करती हो, उस राज्य को डूबने में समय नहीं लगता महाराज, समय नहीं लगता। इस प्रकार सभी साधुओं को कारागार में डाल दिया गया। महाराज, ये ठीक नहीं हुआ। राज्य में सभी हमसे नाराज है क्योंकि साधुओं को कारागार में डाल दिया गया है। महाराज, मंत्री जी, वे सभी ढोंगी और दुष्ट थे, इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। महाराज, प्रजा में विद्रोह हो रहा है। सभी आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं महाराज। तभी महारानी वहां आ जाती है। जो राजा के विरुद्ध बात करे उसे खत्म कर दो। आप ये क्या कहती है महारानी? वो हमारी प्रजा है, वो हमारे अपने हैं महारानी। नहीं नहीं महारानी, प्रजा को इतना बड़ा दंड देना ठीक नहीं है। प्रजा इसी बात का फायदा उठा रही है क्योंकि आप दयालु हैं महाराज। आप सबसे शक्तिशाली हैं। जो आपके विरुद्ध बात करे उसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, रानी ठीक तो कह रही है। किंतु महाराज, मंत्री, जैसा महारानी चाहती है वैसा ही होगा। आदेश का पालन करो। जो राजा के खिलाफ कुछ बोले उसे वही खत्म कर दो। इस प्रकार राज्य में हाहाकार मच गया। एक दिन की बात है, राजा अपने प्रिय घोड़े से मिलने गए, लेकिन वह वहां पर नहीं था। मंत्री, हमारा घोड़ा कहाँ गया?
महाराज, घोड़ा घोड़ा तो महारानी। अरे तुम बोलते क्यों नहीं? जल्दी बताओ हमें, हमारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, कुछ लोगों का कहना है कि महारानी आधी रात को घोड़ा लेकर यहाँ से चली गई महाराज। क्या कहते हो? महारानी के विषय में इस तरह की बात शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज, ऐसा मैं नहीं, राज्य के सभी लोग कह रहे हैं महाराज। राजा तुरंत रानी के महल में गए। रानी वहां पर नहीं थी। दासी, दासी, महारानी कहाँ पर है? महारानी, अब महारानी तो चली गई। कहाँ गई महारानी? कोई हमें कुछ बताता क्यों नहीं? उन्होंने आपके लिए यह पत्र दिया है। राजा पत्र खोलते हैं और पढ़ते हैं। प्रिय महाराज, मैं आपके पड़ोसी राजा वृषमान की पुत्री कादम्बरी हूँ। वही राजा जिसके राज्य को आपने तहस नहस कर दिया और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। आपने मेरा परिवार खत्म कर दिया, इस कारण मैं आपके राज्य से धर्म नष्ट कर दिया। जिस राज्य में साधुओं पर अत्याचार हो, कुछ शुभ कैसे हो सकता है? और हाँ, मैं अपना प्रिय घोड़ा भी साथ लेकर जा रही हूँ। यह आपकी जीत का प्रतीक था। मैं आपकी जीत, आपका धर्म और प्रजा का विश्वास सब कुछ ले जा रही हूँ। पत्र पढ़कर राजा हैरान हो गए। क्या इतना बड़ा छल हुआ हमारे साथ? मैं मन को जीतने वाला राजा सूर्य प्रताप एक साधारण स्त्री के छल कपट में फंस गया। राजा इस बात से बेहद दुखी हो गए। आखिरकार मंत्री ने उन्हें सलाह दी। राजा, चलिए हम अपने गुरु के पास चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। हाँ मंत्री जी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें गुरु जी ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। राजा मंत्री के साथ गुरु के आश्रम में पहुंचा। कहो वत्स, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? गुरुजी, आप तो सर्वज्ञाता है। मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ गुरुदेव। एक स्त्री के कारण मैंने सब कुछ खो दिया, अपना धर्म, अपनी विजय और अपनी प्रजा का विश्वास भी। अहंकार वत्स, अहंकार। अहंकार व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं गुरुदेव। मुझे कोई मार्ग बताइए गुरुदेव, मुझे कोई मार्ग बताइए। उन सभी साधुओं को स्वतंत्र करो और उनसे क्षमा याचना करो। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम धन्य हो जाओगे। हाँ गुरुदेव, अब मैं अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं करूंगा गुरुदेव, अहंकार नहीं करूंगा। जाओ, तुम्हें पश्चाताप है। जो कुछ भी तुमने खोया है वो तुम्हें मिल जाएगा। राजा गुरु से सलाह लेकर राज्य वापस आ गए। उन्होंने अपने सभी विश्वास पात्र मंत्रियों को पत्र भेजा। राजा का पत्र पाकर सभी मंत्री लौट आए। राजा ने सभी साधुओं को स्वतंत्र कर दिया। मित्रों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मेरी एक भूल के कारण आपको बहुत बड़ा दंड मिला है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। यदि किसी को अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा हो तो उसे क्षमा कर देना ही धर्म है। हम सब आपको क्षमा करते हैं। जाओ राजा। इस प्रकार राजा के राज्य में सब कुछ ठीक हो गया। एक समय की बात है, एक विक्रमादित्य नाम का राजा रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। उसके पास एक बहुत बड़ा राज्य था।
और उस राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ गया था। हाँ, अब मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ। अरे कुछ सालों के बाद ही मुझे इस दुनिया से विदा लेना होगा और अपना राज्य अपने बेटों के हवाले करना होगा। अरे 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 महाराज, आप ऐसी बातें ना बोलिए। अरे अभी तो आप और जिएंगे। अरे मंत्री जी, इस धरती पर कोई भी अमर होकर नहीं आया। अरे एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। हाँ, मेरी चिंता ये है कि मेरे 3 बेटों में से कौन होगा जो प्रजा को साथ लेकर चलेगा और कौन एक अच्छा राजा बन पाएगा। अब महाराज, इसकी परीक्षा तो शायद वक्त ही लेगा। वक्त पर छोड़ने की जरूरत नहीं है राम सिंह। अरे मुझे अभी ही एक तरकीब मिल गई है। इस तरकीब से मैं शायद अपने बच्चों की परीक्षा ले पाऊंगा और देख पाऊंगा कि इन तीनों में से कौन राजा बनने के काबिल है। कैसे हो मोहन? क्यों? अरे 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 अरे, इतने बड़े महाराज होकर मेरी कुटिया में कैसे? आइए आइए आइए। अरे दुनिया की नजरों में महाराज हूँ। अरे भाई, तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ ना। क्यों मोहन? ये तो बात आपने पते की कही महाराज। और शायद पहली बार हो रहा है कि कृष्ण खुद सुदामा के घर पधारे हैं। क्यों महाराज? अब तुम मुझे जो भी कहो, सत्य तो यही है कि देखो भाई मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अरे 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 महाराज, आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब आपको भला मेरी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई महाराज? देखो, ये ऐसा काम है जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, तो बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? हाँ तो मेरे मित्र, बात ये है कि कुछ सालों के बाद मेरी हालत नहीं रहेगी राज्य चलाने की और मुझे अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राज्य की गद्दी देनी पड़ेगी। अब कौन उस राज्य की गद्दी का असली हकदार है, कौन सच में काबिल है, ये पता करने के लिए तुम्हें और मुझे मिलकर एक नाटक रचना होगा। ओ, कैसा नाटक महाराज? और फिर राजा मोहन के कान में सब कुछ बता देता है। अच्छा, ये बात है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं बहुत अच्छे से ये काम कर लूंगा महाराज। देखो, इस नाटक से ये पता चल जाएगा कि मेरे बेटों में से कौन एक सच्चा इंसान है और प्रजा की देखभाल कर सकता है, और उसी बेटे को मैं सिंहासन दूंगा। नमस्कार। राजा अपने महल में वापस आ जाता है। राजा के 3 संतान थे, वीर, विराट और विजय। राजा अपने तीनों बेटे को एक एक करके कमरे में बुलाते हैं। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे याद किया? अरे वीर, आओ आओ मेरे बेटे, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो और लगता है कि तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना जाए। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है पिताजी, जैसा आप चाहें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी तुम जाओ और ये बात किसी से मत कहना कि मैंने अगले राजा के रूप में तुम्हें चुना है, ठीक है? चलो जाओ मेरे बेटे। थोड़ी देर बाद राजा विराट को अंदर बुलाता है
और उसे भी यही बात कहता है कि वो ही अगला राजा बनेगा। थोड़ी देर बाद विजय भी अंदर जाता है और राजा उसे भी कह देता है कि अगला राजा उसे चुना जाएगा। वहां मंत्री राम सिंह भी था, वो ये सब देख रहा था। महाराज, ये आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपने तीनों राजकुमारों को सिंहासन देने का वादा कर दिया और आपको देना तो किसी एक को ही है। क्या बात है महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बस तुम देखते जाओ राम सिंह, इन तीनों राजकुमारों की अब परीक्षा होने वाली है। अब इस परीक्षा में जो पास होगा वही होगा असली राजकुमार। तीनों भाई ये सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि अब उनका सामना एक परीक्षा से होने वाला है और उसमें सफल होने के बाद ही उन्हें वो सिंहासन मिलेगा। कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक अचानक सभा बुलाई जाती है। उसमें राजा था, राजा का मंत्री राम सिंह भी था और एक सैनिक था। राजा के तीनों बेटे भी थे। इन सब के अलावा वहां पर एक कैदी भी था जिसको सजा दी जाने वाली थी। वो कैदी और कोई नहीं, मोहन था, जो कि कैदी होने का नाटक कर रहा था। क्षमा चाहूंगा पिताजी, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस कैदी का अपराध क्या है? इसे सजा क्या दी जाने वाली है? बेटा वीर, इसे इसी समय फांसी दी जाने वाली है। पर फांसी ही क्यों? इसका अपराध क्या है महाराज? ये इंसान, इसने आज भरे बाजार में महाराज यानी कि मुझे गालियां दी। राजा के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसका बस एक ही दंड है, मृत्यु। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, ये तो अन्याय है। अच्छा, तो अब तुम मुझे न्याय और अन्याय का मतलब समझाओगे? इसने सबके सामने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा। इसे तो आज मृत्यु दंड मिलके ही रहेगा। सैनिकों, क्षमा चाहूंगा पिताश्री, लेकिन ये तो गलत बात है। प्रजा में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी होनी चाहिए। फिर भी अगर वो सीमा से बाहर जाकर बोलता है तो उसे दंड भी दिया जाना चाहिए, पर इतना बड़ा नहीं कि उसका जीवन ही खत्म हो जाए। मैं तीनों राजकुमारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि महाराज से कहिए कि मुझे माफ कर दे। अरे मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। वाह 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 वाह, ये मोहन तो बड़ा ही अच्छा नाटक कर रहा है। वाह मोहन, तुम तो कलाकार निकले। पिताश्री, मैं क्षमा चाहूंगा, पर मैं आपके इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, तो और कौन कौन है जो मेरे इस निर्णय के खिलाफ है और इस अपराधी को बचाना चाहता है? सामने आए। मैं भी इसके खिलाफ हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, मैं भी इसके खिलाफ ही हूँ। वाह 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 वाह, मेरे तीनों बेटे न्याय की समझ रखते हैं। ये समझते हैं कि इस अपराधी का दंड क्या है। मतलब तुम तीनों ये चाहते हो कि इस कैदी को मृत्यु दंड ना दिया जाए। ठीक है, तुम तीनों एक एक करके मेरे कमरे में आओ। नाम पिताजी। तो तुमने मन बना लिया है कि तुम उस अपराधी को मौत की सजा नहीं दिलवाना चाहते। जी पिताजी, मुझे लगता है कि उस अपराधी को छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दी जा रही है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो उसके मृत्यु दंड की सजा रोक देता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ना होगा। क्या? हाँ और क्या। अरे बेटा, तुम एक राजा के निर्णय को बदलने के लिए कह रहे हो।
तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी होगी। मैंने तुम्हें जो सिंहासन देने का वचन दिया था, तुम्हें उस सिंहासन को हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो इसके लिए? सिंहासन भूलना पड़ेगा। पिताजी, मैं एक आम इंसान की जान बचाने के लिए अपना भविष्य दांव पर तो नहीं लगा सकता। आप उसको मृत्यु दंड दे दीजिए मेरी तरफ से। वाह, वैसे तो बाहर बड़ी न्याय की बातें कर रहा था, और जब बलिदान देने की बात आई तो पीछे हट गए पाँव। चलो, ये तो राजा बनने के काबिल ही नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तुम जा सकते हो बेटे, जाओ। आओ आओ बेटा विजय, आओ आओ। अगर तुम चाहते हो देखो कि उसे मृत्यु दंड ना मिले, तो तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी होगी। इसीलिए अब सोच लो, तुम्हें अपना भविष्य में मिलने वाला सिंहासन छोड़ना होगा। बोलो। क्या एक आम इंसान की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपना सिंहासन छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पिताजी। इतना बड़ा भी गधा नहीं हूं मैं कि इतना बड़ा बलिदान दे दूं। अरे, आप चढ़ा दीजिए उसको फांसी पे, दे दीजिए उसको मृत्यु दंड। क्या फर्क पड़ता है मुझे? वो कौन सा मेरा भाई या रिश्तेदार लगता है? मुझे क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी तरफ से आप उसको अभी के अभी मृत्यु दंड दे दीजिए, देरी मत करिए। प्रणाम पिताजी। आओ बेटा विराट, आओ आओ। क्या तुम उस अपराधी को मृत्यु दंड देने के खिलाफ हो? हाँ पिताजी, न्याय यही कहता है कि जितना बड़ा अपराध हो, दंड सिर्फ उतना ही होना चाहिए। बड़े अपराध के लिए ना ही छोटा दंड मिलना चाहिए और ना ही छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना निर्णय बदलूं और अपराधी की जान बख्श दूं, तो तुम्हें इसके लिए खुद कुछ बलिदान देना होगा। बोलो। जी बिल्कुल, मैं उस इंसान को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या बलिदान देना होगा? याद है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बस तुम्हें इसी का बलिदान देना होगा, अपना सिंहासन छोड़ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान बच जाए, तो तुम्हें राजा बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बोलो। ठीक है, मुझे मंजूर है पिताजी। दुनिया का कोई भी सिंहासन प्रजा से बढ़कर नहीं होता, और प्रजा के साथ अन्याय अगर मैं होने दूंगा तो वैसे भी मैं राजा बनने के काबिल नहीं रहूंगा पिताजी। मुझे क्षमा करिए, मैं आपका उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहूंगा। हाँ, आखिरकार मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। मेरे बाकी दोनों बेटे अपने स्वार्थ को प्रजा से ऊपर रख रहे थे, लेकिन विराट उन दोनों से अलग। वो प्रजा के साथ न्याय करने के लिए अपना सिंहासन तो छोड़ने को तैयार। वाह 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 मेरे बेटे, बहुत बढ़िया। तुम तो परीक्षण में सफल हुए मेरे बेटे। आओ आओ आओ, गले लग जाओ। पिताजी, किस परीक्षा में? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आओ तो सही, मैं तुम्हें सबसे पहले उस अपराधी से मिलवाता हूँ। भाई मोहन। मेरे अभी के महाराज और मेरे भविष्य के महाराज दोनों को मेरा प्रणाम है। क्यों महाराज, कैसा रहा मेरा अभिनय? बेटे, इस इंसान ने कोई अपराध नहीं किया और इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाने वाला है। अरे ये तो मेरे बचपन का मित्र मोहन है, जिसके साथ मैंने नाटक रचा और अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली।
उस परीक्षा में वीर और विजय तो सफल नहीं हो सके, लेकिन बेटे, मेरे बेटे विराट, तुम अपनी न्यायप्रियता के कारण सफल हो। धन्यवाद पिताश्री। आपने बचपन से मुझे जो सिखाया है उसको मैंने भली भांति उतारा है। मैं जानता हूं इस संसार में न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक राजा कभी निर्दोष को सजा नहीं देगा। तो मेरे बेटे विराट, जैसा तुम्हारा नाम वैसा ही तुम्हारा हृदय और वैसा ही तुम्हारा शासन होगा। तुम 100% काबिल हो इस सिंहासन के। फिर महाराज विक्रमादित्य अपना बेटा विराट को राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनाकर राजा घोषित कर देते हैं और ये देखकर दोनों भाई वीर और विजय उदास हो जाते हैं।